सर, जैसा कि अभी असावरी कहकर गई हैं कि महाराष्ट्र में और साथ ही पूरे देश में राजनीति का सीज़न चल रहा है और राजनीति एक ऐसा विषय है जिस पर अक्सर लोग जल्दी बोलते नहीं, लेकिन अगर बोलने पर उतर आए तो सर इतिहास का भी जो है जिक्र कर दिया जाता है। आसिफ सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कई सारे सवाल हैं जो शायद आपसे लोग उसका जवाब तो जाहिर सी बात है चाहेंगे, लेकिन महाराष्ट्र के लोग सर, if we talk about the voters, if we talk about the people who are going to be the first time voters, there is a sense of confusion in Maharashtra's politics. Do you feel so? I don't see any sense of confusion. महाराष्ट्र छोड़िए, पूरा देश एक विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो कन्फ्यूजन्स अन्य लोगों ने, अन्य पार्टियों ने करने का प्रयास किया, मुझे लग रहा है इस एक साल के पिछले कार्यकालों को जब काम अंजाम देता है। अभी आप महाराष्ट्र ही ले लें, आप जो अटल सेतु बन रहा है यहाँ, आप यहाँ पर कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो आप देख रहे हैं महाराष्ट्र को लेके, कोस्टल रोड बन रहा है, मेट्रो की गति तेज़ हो रही है, तो हर तरीके का विकास, मुंबईकर को विकास चाहिए। देखिए, ट्रांसपोर्ट इंटरकनेक्टिविटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर. And Mumbaikars have been suffering a lot because of that. In our previous government, when our Honorable Devendra Fadnavis ji was the Chief Minister, we had an open hand and we had all the accessibilities. Of course, फिर 2.5 साल हमारी सरकार नहीं रही, उसमें एक डेडलॉक क्रिएट हुआ जिसके चलते महाराष्ट्र के लोगों को और ख़ास तौर पे मुंबई जो एक आर्थिक राजधानी है उसको बड़ा सफ़र करना पड़ा। लेकिन फिर से भारतीय जनता पार्टी और ये जो हमारी सरकार है आदरणीय एकनाथ शिंदे जी के, देवेंद्र जी के और अजीत दादा पवार जी के नेतृत्व में ये इन्होंने फिर से गति को ट्रैक पर ले आने का काम किया। बिल्कुल। सर देखिए, अगर हम बात कर ले, आपने अभी जो कुछ प्रोग्रेस हो रहा है उसके बारे में बताया, लेकिन अगर हम बात करें इस समय महाराष्ट्र की राजनीति में तो उथल पथल काफ़ी ज़्यादा देखने मिल रही है। अशोक चव्हाण काफ़ी बड़े नाम हैं महाराष्ट्र की राजनीति में, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो जो है कांग्रेस का दामन छोड़ अब बीजेपी के साथ आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो ब्रेकअप पॉलिटिक्स बीजेपी खेल रही है, जो तमाम विपक्षी पार्टी कह रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, ब्रेकअप पॉलिटिक्स बीजेपी को क्या खेलने की ज़रूरत है जब लोग स्वयं सामने से यदि सहभाग होना चाहते हैं। कुछ लोगों ने वॉशिंग मशीन कहा और अशोक चव्हाण को लेके, तो मैं ये कहना चाहूँगा इसके पहले 5 मुख्यमंत्रियों ने कांग्रेस छोड़ गए हैं। आप अगर देखें, गुलाम नबी आज़ाद, उन्होंने कांग्रेस छोड़ा और ऐसे और 5 अन्य नाम हैं, कई सारे अच्छे नाम। आज महाराष्ट्र में मिलिंद देवरा जैसा एक क्लियर और क्लीन चेहरा कौन होगा, मुझे बताइए। आज उन पर क्या इल्ज़ाम है कि उन्होंने आज इस नेतृत्व को चुना, मोदी जी के संकल्प को चुना, उन्होंने मोदी जी के विकास की गति को चुना उन्होंने आज इसलिए उन्होंने आज हमारी सहयोगी पार्टी एकनाथ शिंदे जी को ज्वाइन किया। तो यदि कोई ज्वाइन कर रहा है और अगर काबिल है तो हम क्यों छोड़े। अगली सरकारों ने भी उनके राज्य में कई सारे भारतीय जनता पार्टी के बड़े गद्दावर नेता थे, उन्होंने ज्वाइन किया। लेकिन आज ये जो नेता है, आज अब देख रहे हो, हम खुद कमलनाथ जी की भी बात सुन रहे हैं कि वो हमारे संग जुड़ने की इच्छा रख रहे हैं। अटकलें लगाई जा रही हैं सर जी, अटकलें लगाई जा रही है, लेकिन तो ऐसे कई सारे नाम हैं। ये तो अभी आगे देखिएगा, जैसे देवेंद्र जी कहते हैं होता है क्या। हमने तो अभी कुछ हद तक विराम लगाने की ही कोशिश की है, क्योंकि इतनी तेज़ी से जो है लोगों की संख्या हमारी ओर, हमारी पार्टी की ओर, हमारी पार्टी के सोच की ओर बढ़ रही है। देखिए, मोदी जी is the brand Modi not alone in India. He is now a global leader. Today, if you see, he is globally appreciated worldwide. Today, when you go to any international country, we have got the respect, the regard, the credibility. And that is because of a prime minister who walks the talk. So you just mentioned and you stated the term brand Modi. And also with that regards, recently we saw the BAPS Mandir was inaugurated in Abu Dhabi, and which was regarded worldwide under the under the leadership of Prime Minister Modi. We saw that the Ram Mandir was inaugurated, the Pran Pratishthan was done. We all were a part of it. And with that, sir, I want to know that the concept of transforming India into a Hindu Rashtra is what we say. What do you think is the future ideology that the Prime Minister holds with regards to this concept?
If you know, yesterday we had a national conclave. I was a part of that also. And today also there's a concluding session, which is why many of our BJP leaders have not come here. But हमारा धोरण प्रधानमंत्री जी का इस चुनाव को ही नहीं, अगले चुनाव को भी लेकर केवल और केवल एक ही है, विकास और विकसित भारत। ये सारी चीज़ों में हमें जाना नहीं है। और उन्होंने यही सलाह दी, शायद आपके चैनल ने कवर भी किया होगा, कि हमें सिर्फ विकास की बात करनी है इस चुनाव में, और किस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में विकास संभव है ये लोगों को बताना। अगर आप देखें, हर घर जल की योजना देखें, कई सैकड़ों जो है मकान बनाने की योजनाएं अगर आप देखें, कई घरों में राशन पहुंचाने का काम जो आप देख रहे हो, तो वी वांट टू रीच टू द लास्ट, टू द एंड वोटर। पहले के ज़माने में ये होता था कि अकाउंट में पैसे जाते थे, नहीं जाते थे, किसानों को पैसे मिलते थे, नहीं मिलते थे, लेकिन आज वो परिस्थिति नहीं है। आज द गवर्नमेंट इज डीलिंग विद, इज टॉकिंग डायरेक्टली विद। जब मोदी जी बात करते हैं, मन की बात हो या कुछ भी हो, तो लोगों को लगता है कि वो हमसे डायरेक्ट मुखातिब हो रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो हर सामान्य व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति, उनमें अपने परिवार का व्यक्ति देखता है। वैसे ही मोदी जी कहते हैं पूरा देश मेरा ही परिवार है, तो उसमें दो राय क्या हो सकती है। लेकिन सर, अगर वही हम बात कर ले, आपने कितने सारे स्कीम्स बताए, कितनी सारी ऐसी योजनाएं बताई जिसके कई करोड़ों में लाभार्थी हैं, लेकिन विपक्ष को फिर इस पर क्यों आपत्ति हो रही है? चाहे बात कर ले राम मंदिर, पहले सवाल खड़े किए जाते थे कि राम मंदिर कब बनेगा। जब राम मंदिर बन गया तो कहा जा रहा है कि उन्हें इनवाइट ना करके ये जो है एक फैक्शन के प्रति, एक पर्टिकुलर रिलीजन के प्रति जो है बीजेपी कहीं ना कहीं उस तरफ मुड़ रही है। अब आपको क्या लग रहा है आने वाले चुनाव में, डू यू थिंक दैट ऑल दीज फैक्टर्स एंड ऑल दीज क्वेश्चंस दैट आर बीइंग रेज्ड बाय द ऑपोजिशन दैट विल बी इन्फ्लुएंसिंग द पॉपुलेशन टिल सम एक्सटेंट? देखिए, आप ही के सवाल में आपका जवाब छिपा हुआ है। और विपक्ष है, विपक्ष का तो काम है और होना भी चाहिए, हमें भी कोई चेकमेट करे, हमें अच्छा लगता है। लेकिन दुर्भाग्य और दुर्दैव यह है कि विपक्ष एक सकारात्मक विरोधी पक्ष की भूमिका अदा करने की बजाय उन विषयों को जो है केंद्रित कर रहा है जो 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 लोग भी समझते कि इसकी जरूरत नहीं है। आप मुझे बताइए, जब मंदिर नहीं बना रहे थे तो ये कहते थे मंदिर कब बनेगा, तारीफ कब बनाओगे। अब मंदिर बन गया तो वो मुद्दा खत्म हो गया। जब विकास के काम उन्हें लगता था, कोविड के काल में 1.5-2 साल पूरे विश्व ने एक बहुत बड़ी चपेट खाई, लेकिन आगे जाके अब विकास बढ़ा तो फिर अब उनको वो भी मसला है। सो अगर ये एक विपक्ष भी एक धुरणात्मक विपक्ष होना चाहिए, जो तत्वों के आधार पर एक विरोधी पक्ष की भूमिका अदा करे। अगर आप राम मंदिर की बात करें तो उन्हें भी न्योता दिया गया था, उन्हें भी भली बात ही ये किसी पार्टी का संकल्पना नहीं, हर भारतवासी के लिए प्राण प्रतिज्ञा एक बहुत बड़ा सम्मान की बात है पूरे विश्व में। अभी आपने कहा कि जो बैप्स मंदिर हुआ, आज पूरे विश्व में हिंदुस्तान की पैठ अगर आप देखें तो जितने भी मिडिल ईस्ट के जो लीडरान हैं, चाहे आप सऊदी के रूलर ले लीजिए, शेख सलमान जी लीजिए, शेख मोहम्मद लीजिए, दे हैव ऑल बीन बैकवर्ड्स ऑन इंडिया बिकॉज दे सी उनको हिंदुस्तान के अंदर एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है मोदी जी के नेतृत्व में। और यही सुन लीजिएगा कि इस देश में हिंदू मुस्लिम जो है गंगा जमुनाई तहजीबी थी, है और बरकरार रहेगी। आज आप देखें कौन सा मुस्लिम देश है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री को बड़े से बड़े सम्मान और मान से नहीं नवाजा। ये क्या हम मुसलमानों के लिए गर्व की बात नहीं है? और हर जगह साझेदारी है। ये सिर्फ वर्गलाने का काम है विपक्षियों का। और मुझे लगता है अब तो अक़लियत का एक बहुत बड़ा तबका है जो समझने लगा। आप देखिए बोरीस को पूरे विश्व में जहाँ कहीं मोदी जाते सबसे पहले आगे वो खड़े होते। तो अब मुसलमान भी सोचने लगा है कि भाई जब कोई पर्याय नहीं है और एक विकास का एक दृश्य नज़र आ रहा है, एक भविष्य नज़र आ रहा है जब देश को, तो क्यों ना हम इनके साथ जुड़कर जो है हम अपना वोट ज़ाया ना करें। मैं तो खुद एक अक़लियत समाज से आता हूँ, तो मैंने खुद मैं हमारे जो मुसलमान भाइयों को के अंदर जो सोच में जो परिवर्तन आया है, उनके विचारों में जो परिवर्तन आया, क्योंकि आप देखिए मोदी जी का संकल्प क्या है, एक हाथ में कुरान हो,
एक हाथ में कंप्यूटर हो। उस संकल्प को साकार करने का जो ख्वाब है वो मोदी जी करना चाह रहे हैं, न कि लोगों को बांटने का। और ये वो कहते हैं ना, वो जो अन्य पार्टियों ने किया, टोपी पहनकर खजूर खिलाकर जो राजनीति की है और कौम को खुश रखा, ये काम भारतीय जनता पार्टी न करती थी, न करती है और न करेगी। लेकिन मुसलमानों तक अगर अनाज हो, जो जन धन योजना है, जब योजना बनती है कुछ मजहब को जहन में रख के नहीं की जाती है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर जो यूपी में बन रहा है, महाराष्ट्र में बन रहा है, किसी उधर ऐसा नहीं कि यहाँ कोई हिंदू चलेगा तो मुसलमान नहीं चलेगा। आज जो मुफ्त के घर जो योजना है कि ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उत्तर प्रदेश में हुआ है। मुफ्त घर के जो योजना है भारत सरकार की, मोदी जी के नेतृत्व में, तो मुसलमानों का हुआ है। और ये आज मैं गर्व से कहने के लिए मुझे खुशी भी होती है और फख्र भी महसूस होता है, एक मुसलमान भी होने के नाते और एक हिंदुस्तानी होने के नाते। बिल्कुल सर, देखिए आपने अपनी जो बात है अपनी पार्टी की भूमिका बड़े ही बेहतरीन तरीके से रखी अभी सभी के सामने। लेकिन बात कर ले अगर हम कांग्रेस की इस समय, पहले तो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, उसके बाद वो वीर सावरकर पर कुछ ऐसी टिप्पणी कर जाते हैं कि महाराष्ट्र में खुद उद्धव ठाकरे उनके खिलाफ उठकर खड़े होते हैं, उन्हें कहते हैं कि ये बयान उन्हें नहीं देना चाहिए था। अब एक बार फिर राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाला है, जो मणिपुर से मुंबई आने वाली है। महाराष्ट्र में राज्यसभा के चुनाव होने वाले हैं, आगामी लोकसभा चुनाव सर पर है। आपको लगता है कि ये तमाम जो फैक्टर्स है लोगों को न्याय दिलाने का, जो एक तरफ कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर कर रही है, दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी जो अब की टूटती हुई नजर आ रही है, जिस पर मैं आपसे आगे सवाल करूंगी, तो कहीं ना कहीं किन मुद्दों पर आपको लग रहा है कि विपक्षी पार्टी अपने आप को इस समय स्ट्रांग जो है लेकर चल रही? चाहे महाराष्ट्र में अगर हम मराठा रिजर्वेशन की बात कर ले, मनोज जरांगे पाटिल सर लीडर बन गए हैं इस समय वो, तो ऐसे तमाम इश्यूज हैं जो विपक्ष पार्टी लेकर चल रही है, इंडी गठबंधन लेकर चल रही है। क्या कुछ मुद्दे आपको लगते हैं कितने वैलिड है और कैसे वो अफेक्ट करेंगे आने वाले चुनाव में? देखिए, न्याय यात्रा तो अन्याय क्या हुआ है और कितना हुआ? देखिए, हर पूरे विश्व में गरीबी है, बेरोजगारी है, लाचारी है, ये दिस इज द वर्ल्ड फिनोमिना। हिंदुस्तान उससे निकलकर हटकर आगे बढ़ने के एक कयास पर है। आप किस न्याय की बात कर रहे हो? आपकी सरकार में, आपके कार्यकाल में कितने भ्रष्टाचार हुए? क्या मैं गिनाना शुरू करूं? शायद ये कॉन्क्लेव छोड़ा पड़ेगा आपको मुझे। तो हमारा काम ये नहीं है, हमने तो नज़रअंदाज कर दिया कि ठीक है, आपका वो कहते हैं ना, उनका काम है अहले सियासत है, हमारा पैगाम मोहब्बत है। जहाँ तक पहुँचे, मोदी जी चाह रहे कि भाई अपने काम के जानिब से अपनी सोच और एक फ्यूचरिस्टिक विचार को लेकर जाए। तो देखिए, आज लोग बहुत समझदार हो गए। आज एक गरीब इंसान को क्या चाहिए? उसके लिए अपनी रोज की मरह की जिंदगी से जूझता है। एक रोटी, कपड़ा और मकान एक बहुत बड़ा विषय है उसके लिए। उनको कोई पड़ी नहीं है कि कोई न्याय यात्रा ले रहा। अगर आप देखें तो उनकी संख्याओं में भी, अगर आपने देखे जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं, लोग घटन आ रही है। लोग अब थक गए कि आप वही चीज़ को आप दोहरा रहे हो और किसी चीज को बन जाओ। आप इंडिया लाइंस की आप बात करिए ना, आप कहाँ गए? वो कितने जोर शोर खरोश से पूरे देश भर में उन्होंने कहा था कि अब की बार हम जो है हम मैदान मार जाएंगे। तमाम पार्टी के लोग एक पायदान पे। आज क्या हो गया? ममता जी ने विरोध किया। ममता जी, राहुल जी जब वहाँ गए बंगाल में, उन्हें मिलने से इनकार कर दी। अखिलेश जी ने मिलने से इनकार कर दिया। वहाँ उमर अब्दुल्ला ने गठबंधन करने से इनकार कर दिया। और अरविंद केजरीवाल ने तो क्या क्या कहा है कांग्रेस के बारे में, वो तो एक अपने आप में एक इतिहास ही है। तो ये तमाम लोग जो इतना, मैं तो कहता हूँ ये साथ आए। पिछले बार ये साल जो कुछ हो रहा है कुछ अलहदा नहीं है। पिछले बार भी हमने यही सामना किया, इसी दौर से हम गुजरे, लेकिन हमने देखा कि क्या हुआ उसका, कुछ नहीं। आखिर में उनके हाथ कुछ नहीं आया। आपने देखा। अब भी हम चाहेंगे कि ये एक साथ लड़े, क्योंकि देखिए, एक अच्छा, साझा और मजबूत विपक्ष होना एक डेमोक्रेसी और संविधान की एक जरूरत है। एक जरूरत है। जैसा कि आपने कहा, आखिरी सवाल है, इस बार अब की बार मोदी जी ने कहा था 400 के पार, क्या आंकड़ा है और किस रणनीति के साथ बीजेपी तैयार है लोकसभा चुनाव के लिए? बीजेपी पूर्ण रूप से तैयार है। ऊपरी लेवल से लेके नीचे पन्ना प्रमुख तक हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो सतर्क हैं।
उन्हें वो पूरी तरीके से चुनाव में जाने के लिए तैयार हो गए। अगर आप देखेंगे हमारे महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो जिला स्तरीय बैठकें शुरू हो गई, जहां जबकि दूसरे पार्टियों के तो उम्मीदवार भी तय नहीं है, जबकि वो दे आर इन डिसर है कि भाई ये सीट किसको जाएगी किसको नहीं जाएगी, ये हमारा तो आपस में तीनों में ये फैसला भी हो चुका है। तो हम तो वी आर अहेड ऑफ टाइम्स एंड वी आर गोइंग टू प्रूव इट। और आंकड़ा तो खैर जो मोदी जी ने कह दिया तो उसके बाद तो हमारी कोई हैसियत ही नहीं कहने के लिए कि इस बार हम 400 पार जाएंगे। और ये भरोसा है। और ये क्यों कह रहे? उनके काम के बल पर कह रहे, उनके विचार के बल पर कह रहे, और जो भरोसा इस देश की जनता ने इन पर जताया है, ये तीसरी बार भी हम कहीं ज्यादा वोटों से जीत के देश की सेवा में मोदी जी के नेतृत्व में पूरी भारतीय जनता पार्टी एक विकसित भारत का ख्वाब पूरा करेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ सर हमसे जुड़ने के लिए। और आपने इन्हें सुना, अब की बार 400 पार का जो आंकड़ा बीजेपी लेकर चल रही है, क्या उसमें वो पूर्ण रूप से बहुमत हासिल करते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। और तब तक के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन। इट वाज लवली टॉकिंग टू यू अबाउट द पॉलिटिक्स ऑफ महाराष्ट्र।